देखो तो क्या होता है केस, पहले देखो, मदर मदर एग ले करेगा। हम्म। मेल कैसे बनेगा? मेल कैसे बनेगा? ওই হ্যাপ্লয়েড মেল গুলো হবে আনফার্টিলাইজড এগ থেকে, ডিপ্লয়েড মেলস হবে ফার্টিলাইজড। तो फर्टिलाइज स्पर्म, ठीक है, वो ये हो जाएगा फीमेल। फीमेल एग, या से मेल ऑफ स्प्रिंग, राइट? सही लिख रहे हो कि गलत? ऑफ स्प्रिंग। तो मेल इज हैप्लॉइड ऑलवेज, यू नो दैट मेल इज ऑलवेज हैप्लॉइड, राइट? नाउ इन फीमेल, तो फीमेल इज डिप्लॉयड। नाउ फीमेल इज परफेक्ट or it may be imperfect. So in case of perfect female, it is fertile, that's why it is perfect, and it is infertile or sterile, that's why it is imperfect. So it is queen and it is, sorry, worker. Okay, so both are female, you know that both are female. Now the mechanism is known as haploid-diploidy. Haploid-diploidy. Okay, मतलब haploid males develop from the unfertilized eggs and diploid females develop from the fertilized egg. Okay, so ये किस केस में होता है? ये होता है हाइमेनेप्टेरा, जो कुछ बीटल्स है इसमें होता है, राइट? सो ये मादर है, मादर, मादर डिप्लॉयड, फादर हैप्लॉयड। ओके, यस। सो मादर से जब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में आ रहा है तो ये हाफ हो रहा है 50%, यस, 50% और नॉट? हाँ। तो হ্যাঁ Yes. मान ফিফটি लो ये वार्कर है, मान लो ये वार्कर है। ओके, तो ये 50, तो मादर के साथ 50%, ठीक है, उसका जेनेटिक रिलेटेडनेस। लेकिन फादर से कितना मिलेगा? 1, क्योंकि फादर है हैप्लॉइड है, फादर हैप्लॉइड है। ओके, फादर हैप्लॉइड है, तो टोटल ये कुल मिलाकर कितना हुआ? 1 प्लस हाफ कितना हुआ? 1.50। नाउ दो सिस्टर के बीच, टू फीमेल के बीच ये कितना हो गया? 0.75। यस और नो? 0.75 होता है कि नहीं? तो सिस्टर एंड सिस्टर हमेशा 0.75। ओके, नाउ मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर कितना होगा? मदर डॉटर ऑलवेज 50% और 0.5। ओके, सिस्टर एंड ब्रदर को देखो तो, सिस्टर एंड ब्रदर 0.5। कितना होगा? 0.5। तो मदर से आएगा 50%, मदर से आएगा ना, तो 50% इसके साथ, मदर के साथ, तो ये इसमें है टोटल 1.5 और इसमें है देखो सिर्फ 50%, 0.5, ठीक है। तो सिस्टर, तो फादर, ये जो फादर का एक है ये जा रहा है इसमें और ये एक जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेटेडनेस ऑलवेज कितना हो जाएगा? तो ये एक खुद ही 50% है, मतलब यहाँ पे खुद ही 50% है, तो यहाँ पे तो और भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे और भी हाफ हो जाएगा। ओके, और भी हाफ हो जाएगा। सो इट इज 0.25, इट इज 0.25 ऑलवेज। ओके, इट इज ऑलवेज 0.25, रिमेंबर। क्योंकि यहाँ पे फादर का कोई रोल ही नहीं है, फादर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, अंडरस्टूड? इन केस ऑफ मेल्स।
So now today we'll be discussing about the speciation, and this is very important topic for the evolution biology. So देखो तो evolution लोग start करेंगे speciation. First speciation, तो species का मतलब क्या है बोलो? What do you mean by the species? बोलो. टेक्सा लास्ट टेक्सानोमी ऐसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे क्या? एक्सप्लेन करो কি লাগছে দাদা Why? So first of all you have to know this what is species. तो species कोई किसी को पता नहीं है what is species? हाँ? A group of individual which are more common characters. Absolutely wrong. ऐसे बोलोगे तो बहुत घटिया आंसर है. Any other students? किसी को पता है या नहीं? तो Group of organism sharing reproductive similarities. yes, you are near about the correct answer but not exactly the correct. तो अगर ऐसे मैं काशिश का आंसर सही मान लेता हूँ तो वो क्या सिमिलर कैरेक्टर शेयर करते हैं, लेकिन मैं बोलूँ तो वो जीनस में भी करते हैं. हमारे साथ मंकीज और चिंपांजीज ये भी तो बहुत सारे कैरेक्टर तो शेयर करते हैं, लेकिन उसको स्पीसीज एक साथ में है क्या? नहीं है. Interbreeding. यस, तो इंटरब्रीडिंग दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इंटरब्रीडिंग होना चाहिए. तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हो, राइट? तो स्पीसीज दे आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन. ओके, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन. सो पहले नहीं लिखे हैं. Species group of natural interbreeding population, right? So the foremost task of taxonomists is to know the different kind of animal existing in nature, and these kinds are actually the species. Various definitions have been put forward by the various workers, but we'll be seeing some of them. Okay. Now, from one of the finest scientists, he told that the assemblage of the descendant from one another or from common parents, same parents से, ठीक है, तो ancestors they are the common and those who resemble each other. तो यहाँ पर भी सही आंसर नहीं आया, राइट? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के बात नहीं किया. Then Thompson, the group of individual distinguished by an irreducible set of constant properties and connected by the descent and genetic relationship. तो काफ़ी सही था, ये भी काफ़ी सही था, लेकिन बहुत क्लोज ये भी नहीं है. Wilmot defined a well-defined autonomous and persistent organic unit living in free state of nature and generally of less perfect fecundity and outside than inside at its limits. तो ये अभी तक भी नहीं आया, ठीक है, बट ये फेकंडिटी के बाद कर दिया है. यहाँ पे फेकंडिटी के बाद हो चुका है. ओके, तो स्पीसीज का बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टाइप का हमारा स्पीसीज का रिलेशनशिप है, कैसे हम लोग एक स्पीसीज को बोल सकते हैं, ये कैसे स्पीसीज हुआ है, और स्पीसीज जनरेशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो एडाप्टेशन may be involved in this speciation process. Okay, even though the definition of a species is fundamental importance to evolutionary biology, this issue has still not been completely settled, and it is currently the subject of considerable research and debate. Okay, and here you can see there are many types of species process. Okay, so speciation, it is two-part process. If we're talking about the speciation, it is two parts process. First,
इनिशियली आइडेंटिकल पॉपुलेशन मस्ट डाइवर्ज, उसको डाइवर्ज करना है। सेकेंड, वो तो एक ही जगह अगर उसका रिप्रोडक्शन सभी चल रहा है ठीक ठाक, तो वो दूसरा जगह क्यों जाएगा? तो उसमें बहुत सारे हैं। एक तो यू नो दैट द जियोग्राफिकल बैरियर वन थिंग, एंड सेकेंड वन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये भी हो सकता है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये स्पेसिएशन चलता है, ठीक है। तो विदिन अ सिंगल स्पीसीज, इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन that occur in different area may be distinct from one another, and in areas where these population occur close to each other, individual often exhibit combination of the feature characteristics of the both population. Okay, so in different species concept, one is typological species concept, nominalistic species concept, and biological species concept. This is the most important one. It was given with the Ernst Mayr. ठीक है, तो एक MCQ इसमें आ सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है, तो ये अर्नस्ट मेयर ने दिया है, ठीक है। ए फोर्थ वन, द इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट हैज बीन एडेड बाय द ग्रांट इन 1971, ठीक है। तो टाइपोलॉजिकल मतलब क्या है? टाइपोलॉजिकल के मतलब टोपोग्राफी के ऊपर, राइट। टाइपोलॉजी मतलब वो टोपोग्राफी के ऊपर, ओके। तो these the observed diversity of the universe reflects the existence of a limited number of universal or types, okay. So individuals do not stand in any special relation to each other. If two individuals appear sufficiently different, they are different species. तो ये एक हो सकता है कि उसका अगर morphologically they are different, then they can be said from different species, okay. different phenotypic character के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं वो different species है, ठीक है। the species can be recognized their essential character and these are expressed in their morphology. ये एक genuine concept है, और इस concept को typological species concept को हम लोग morphological species concept भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो typological इसको morphological species concept भी बोल सकते हैं। अगर देख सकते हो कि कैसे होता है, तो इसमें कोई क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपैंजी है हमारे बीच वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन इसमें एक जगह वो फेल कर चुका है। इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज शो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ड्यू टू द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो कुछ केस में ऐसे होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट, एज डिफरेंसेस एंड द पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके मीनिंग पता है ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब दो डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। इन केस ऑफ सिबलिंग स्पीसीज दिस कॉन्सेप्ट फेल बिकॉज दे आर परफेक्टली गुड जेनेटिक स्पीसीज बट लैकिंग द कॉन्स्पिशियस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। नाउ व्हाट हैपेंस कि मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट सेम, राइट, मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट सेम बट दे आर परफेक्टली गुड जेनेटिक स्पीसीज। नेक्स्ट, nominalistic species concept. Only individuals exist while species are man's own creation, ठीक है। एंड इसमें से इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी दिया है, इसको इतना ध्यान से नहीं दे सकते, इट इज नॉट दैट मच ऑफ इंटरेस्ट। नाउ थर्ड वन, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल एंड इट हैज मेनी एस्पेक्ट्स, ओके। सो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या है? सो बेस्ड ऑन द आइडियाज ideas which I have discussed in previous slide, in 1942 the evolutionary biologist Ernst Mayr, right, he set forth the biological species concept, which defines as the species is a group of actually or potentially interbreeding natural population which are reproductively isolated from the other such groups, okay. Species are group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such group. कोई ऐसा ग्रुप से वो reproductively isolated है, ठीक है। So in other words, the biological species concept says that a species is composed of a population and whose member mate with each other and produce fertile offspring, or would do so if they are come in close contact, okay.
ऐसे केस में कुछ केस में हम लोग देख सकते हैं कि वो तो स्पीसीज दो डिफरेंट हो सकते हैं, उसके बीच में फर्टिलाइजेशन मैटिंग हो रहा है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है दे आर इनफर्टाइल. दिस इज द मेन पॉइंट, राइट. एंड कॉन्वर्सली ऐसे बोल सकते हो कि पॉपुलेशन हुज मेंबर डू नॉट मेट विद ईच अदर who cannot produce fertile offspring are said to be the reproductive isolated. Okay, and then hence they are the different member of the different species. Okay, तो यहाँ पे देखो, it forms a reproductive community. Species has separate functions. The individual of an animal species recognize each other as potential mates and seek each other for purpose for the reproduction. Okay, तो ये इतना जल बोलने की कोई बात नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देख के जाओ. ठीक है, ठीक है. सो इट इज़ एन इकोलॉजिकल यूनिट. ये भी देखना, इट इज़ एन इकोलॉजिकल यूनिट. कभी कभी ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं. ओके, these are the different type of species and their interactions. It is also called the genetical unit consisting of a large interchromatic gene pool. So यहाँ पे एक population है. व्हाट इज जीन पूल? तो एक स्पीसीज का अंदर सब में एक मान लो कि दो एलील है, राइट. तो हम लोग जीनोटाइप के उस हिसाब से मेंडेलियन जीनोटाइप भी उसमें ले रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल है. तो टोटल अगर जीन पूल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो जीन पूल मतलब पूल, उसमें जो जितने सारे जीन्स है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जितने सारे एलील्स है उसके बीच, दैट इज अ जीन पूल. सो दूसरी जगह जो मान लो कि अफ्रीका में, वहाँ पे अफ्रीका में एक स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस, और मान लो उसमें मलेरिया भी होता है, राइट. तो उसके बीच उसका रेजिस्टेंस जीन भी यहाँ पे हो गया. तो वो जीन शायद दूसरे पॉपुलेशन में नहीं देख सकते हो. दिस इज वन काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई दे आर द डिफरेंट रेसेस. इन डिफरेंट स्पीसीज दे आर, मान लो those are which are in contact with those are in the wild. Okay, जो नेचर में है, ठीक है. हम सिंपंजी को ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है. तो वो हमारे से अलग है, ठीक है, क्योंकि वह नेचुरल जो फैक्टर है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है. सो ये भी एक बात है. दिस इज द जीन पूल. ओके, तो सेम ही स्पीसीज के जितने वो जीन से उसका एक concept. Now evolutionary genes concept, which is given by the Grant. So Simpson then defines an evolutionary species as a lineage of evolving separately from another. It is very important. ठीक है, and with its own unitary evolution. तो हो सकता है हम लोग जो सेम स्पीसीज है वो भी कभी भी डाइवर्ज होके डिफरेंट स्पीसीज बना सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ Grant. Dr. Alfred E. Emerson attempted to combine the biological species concept and the evolutionary concept and defined a true species that which has evolved or evolving, जो evolve हो चुका है और evolve कर भी रहा है, and they are reproductively isolated and genetically distinct group of natural population, right. जो evolve हो रहा है और evolve हो चुके किसी common ancestor पे आया है, ठीक है. तो वही है species. So there is another very pertinent question which is often asked: how many species shall be described? Just as many as present in nature. So there is no appropriate answer. Okay. Now यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि ऐसे स्पीसीशन होता है, राइट. तो हम गैलापागोस फिंच के बात हम लोग किए थे. तो उसमें अगर देखोगे तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, they were living in a different island, right. तो उसमें गैलापागोस आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड था, right. These finches are isolated from one another by the, उसमें बीच में ओशियन था, right. So over millions of years each species of the finch they developed a unique type of beak. अलग अलग beak उसमें दिखा गया था. Why? Because they adapted to the kinds of food they eat. Okay, so some finches they have the large blunt beaks and they can crack hard shells and nuts and seeds, and other finches they have long thin beaks. Okay,
Still the other finches have medium sized beaks and can catch and grab insect and other things. Okay, so what happens, so इसके बीच फूड हैबिट के द्वारा ये डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है वो किसी कॉमन एंसेस्टर वो शेयर किए हैं, राइट. So why I mean to say that speciation, it is a formation of one or more new species from an existing group or existing species, and speciation is how a new kind of animal species is created. In case of plant, it could be in case of plants also. Okay. So speciation occurs when a group within a species separate from a member, separate from other members or its species and develop its own unique characteristic. ओके ये तभी हो सकता है जब न्यू एंड एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन के बीच कोई भी जीन का कोई फॉलो नहीं होगा, ठीक है. तो तभी इसमें से दो अलग अलग स्पीसीज बनेगा. ये मान लो कि नेचुरल पॉपुलेशन है, इसमें से दो अलग स्पीसीज बनने जा रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है जब ये से या कोई जीन शेयरिंग ना हो, ठीक है. जेनेटिक ड्रिप कभी ना हो, जेनेटिक ड्रिप हो सकता है लेकिन वो कभी जीन का शेयरिंग मतलब फ्लो ना हो, ठीक है. सो इसके लिए क्या चाहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए ओके, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. एंड इवोल्यूशन इट इज ऑन द लार्ज स्केल. So other kinds of species, there are many kinds of species which pertain to evolutionary or ecological concept. It is therefore necessary for the student to know such names and clear understanding true species. Okay, देखो कुछ स्पीसीज के बाद सिबलिंग स्पीसीज, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो सिबलिंग स्पीसीज क्या है, पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली दे आर आइडेंटिकल. तो शायद सिबलिंग स्पीसीज का वहाँ पर डेफिनेशन गलत था, जेनेटिकली दे आर समथिंग क्लोज लिखा था, ऐसा नहीं होता. तो ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा एंड ड्रोसोफिला मैंगस्टर दे आर morphologically quite identical but they are reproductively isolated. Understood? तो यहाँ पे लिख सकते हो सिबलिंग स्पीसीज की जगह वो ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा एंड ड्रोसोफिला मेलानोस्टर, ठीक है. सिम्प्रेटिक स्पीसीज दे ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल एरिया अगर होता है वो है सिम्प्रेटिक स्पीसीज. एलोपेटिक स्पीसीज नॉर्मली इनहेबिटिंग कम्प्लीटली डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज. अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज है मतलब दो डिफरेंट लोकेशन में, वो हो जाता है जियोग्राफिकल और वो हो जाता है एलोपेट्रिक स्पीसीज, ठीक है. रिवर्स रीइंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू टर्म एडिंग द सीनोटॉपिक और एलोटॉपिक फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सिम्पेट्रिक टू बी यूज्ड व्हेन टू और मोर रिलेटेड species they have the same overlapping geographical distribution regardless of whether they occupy the same macro habitat or not, ठीक है. यहाँ पे दो न्यू टर्म है, टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट, ठीक है. और स्पीसीज पहले एक स्पीसीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे टू और मोर, तभी उसको बोलेंगे सिनटॉपिक. ओके, मतलब उसके बीच हो सकता है सेम लोकेलिटी और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने के कारण दे कुड पॉसिबली इंटरब्रेट बट इट विल नेवर प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. एलोपेट्रिक की बात किया है तो एलोपेट्रिक टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज दे हैव बीन सेपरेटेड बाय द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो एलोटॉपिक के मतलब it is to be used as reference to two or more related species which occupy the same geographic distribution but do not occupy the same macro habitat. Okay, और ये close proximity में नहीं रहते, ठीक है. They cannot interbreed and do not occur together in the same locality although they may have the same geographical distribution. Okay, so as I said, the speciation, it is the evolutionary process by which the biological population they evolve to become a distinct species. Okay, the biologist Walter Fuller Cook coined the term speciation. It's a very important question. It will not asked in any examination, but for the knowledge, what is species? Already I have told you what is species. इसमें species का क्या क्या काम है. Okay. Now reproductive isolation, this is very important.
reproductive isolation, why this is very important है, I'm telling you. तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन इसका मतलब तो पता चल गया शायद, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन क्या है? इफ ऑर्गेनिजम्स दे कैनॉट इंटरब्रीड or cannot produce fertile offspring, they clearly belong to the different species, right? So however, some populations that they are considered separate species can interbreed, as I told you, you know that mule, and produce fertile offspring sometimes, but they ordinarily do not do under natural condition. Artificial condition में fertile हो भी सकता है, लेकिन in natural condition somehow they can interbreed, बहुत रेयर है लेकिन हो सकता भी है. They are still considered reproductively isolated because genes from one species generally will not enter the gene pool of other. Okay, so reproductive isolating जो mechanism है, ये दो mechanism है. एक कैसे reproductively दो isolating हो रहा है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एम्ब्रायोलॉजी का यहाँ पे नॉलेज भी होना जरूरी है. मान लो कि एक स्पर्म हो गया, ओवा होएगा, ओवा, ठीक है, स्पर्म ओवा, सेम स्पीसीज का जो स्पर्म है और ओवा है, दे आर कॉम्पेटिबल टू ईच अदर. ओके, इसके लिए इफ यू नो दैट मैमेलियन सिस्टम, इफ यू सी द ओवल स्ट्रक्चर, देयर आर वेरियस प्रोटीन JP1 JP3 चुना पेलिसिडा प्रोटीन, राइट. और उसके साथ फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन उसके बीच क्या होता है, कॉम्पेटिबिलिटी, राइट. सो आफ्टर दैट वन स्पर्म इट विल एंटर द ओवम एट पर्टिकुलर पोजीशन, राइट. उसके लिए ये फैक्टर चाहिए, लेकिन दूसरा स्पर्म जब आएगा उसमें वो फैक्टर नहीं भी हो सकता है, उसमें वो फैक्टर नहीं भी हो सकता है. सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यह भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है. मतलब इसके लिए बोल सकते हो प्रिवेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, राइट. सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड मैकेनिज्म बिकॉज दे प्रिवेंट द जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द स्पीसीज. ओके, so beginning with those that prevent the formation of zygote, they are called the pre-zygotic isolating mechanism. And mechanism that prevent the proper functioning of zygote after the form of zygote, they are called the post isolating mechanism. We will be discussing about that. There are different type of reproductive isolation mechanism, right? So यहाँ पे देखो स्लाइड पे, how do the population become reproductively isolated, right? So selection and genetic drift causes gene mutation and they alter the allele frequency causes isolation within species. एक species के दूसरे species कब हो रहा है, ये सब बात. To maintain the single species there must be gene flow between the population. ये तो होना है, ये तो होना जरूरी है. तो mating between the member of the separate population that allow the mixing of the alleles. तो इसके alleles different है, different, right? तो इसके mixing होता है. In the absence of gene flow, mutation and different population will be independent. And allele frequency will change independently. तो ये नेचर इसको सिलेक्ट कभी नहीं करेगा, ठीक है. यहाँ पे देखो टू पॉपुलेशन ग्रेजुअली बिकम जेनेटिकली डिफरेंट, कि मेट ही नहीं करेगा, ठीक है. सेम स्पीसीज सेम उसका ओरिएंटेशन नहीं है, मेटिंग ही नहीं करेगा, चूज ही नहीं करेगा उसको, ठीक है. ये देखने में सब सेम है, ठीक है, लेकिन देखो कलर में डिफरेंट भी है, तो दे आर द डिफरेंट स्पीसीज. तो इसके लिए बहुत सारे केसेस है, ठीक है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब उसमें क्या हो रहा है, प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड द पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर करूंगा इसमें, ठीक है. तो इसमें देखो ठीक से ध्यान से देखना. तो प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मतलब प्री जाइगोटिक मतलब जो प्रिवेंट कर रहे हैं क्या, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए. जाइगोट फॉर्मेशन ये प्रिवेंट हो रहा है, राइट. तो इसमें से हो सकता है एक है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, दूसरा टेम्पोरल आइसोलेशन, तीसरा बिहेवियरल आइसोलेशन,
चौथा मैकेनिकल आइसोलेशन. Now next, prevention of gamete fusion. Okay, prevention of the gamete fusion. तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इतना बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ. स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट. स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट. टेम्पोरल स्पीसीज ब्रीड डिफरेंट टाइम. टेम्पोरल मतलब टाइम के हिसाब से, राइट. बिहेवियरल आइसोलेशन, स्पीसीज एंगेज इन डिस्टेंस कोर्टशिप. ओके, एंड डिफरेंट रिचुअल्स. डिफरेंट कोर्टशिप एंड रिचुअल्स. Mechanical isolation, inability of sperm to bind with eggs, as I said, right, as female reproductive organ is not suitable for it. That is the mechanical. Okay, so sperm can't bind the egg. ইকোলজিক্যাল আইসোলেশনের পার্থক্য কি লিখেছে? हाँ, ecological species occupy different habitat. Okay, now prevention of the gamete fusion. तो अगर वो पॉपुलेशन हो रहा है तो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो these are the प्री-ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. प्री-ज़ाइगोटिक, ये ध्यान में रखना. नाउ एक के बाद मैं एक थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, ये लिखा. अरे एक बार देखो स्लाइड. हाँ हाँ, श्योर. लिख लो. ঠিক আছে. ओके, ecological isolation. Okay, as I told you, species they occupy different habitat. Okay, तो even two species they occur in the same area. इस बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ. they occur in the same area, they may utilize different portion. मान लो ये जंगल है, इसका एक पोर्शन में ये एनिमल रहता है, ये कोर में रहता है, राइट. So they may utilize different portion of the environment and thus not hybridize because they do not encounter each other. Okay, so in India, so one example, in India the ranges of lion and tigers overlapped until about the 150 years ago. Okay, evolution is very interesting topic because it consists of lots of stories, right, and examples, and by the evolutionary point of view, you can see the whole biology. It has the genetics, it has the molecular biology, and it has the behavioral biology, ecology, everything in evolution. Okay, so in India the ranges of lions and the tigers they overlapped until about 150 years ago. Okay, even so there were no record of natural hybrids. ठीक है, lions they stayed mainly in the
open grassland, and they hunted in the groups of hunted in groups called the prides, right? Tigers, they tended to be the solitary creatures. Okay, because of their ecological and behavioral differences, lions and tigers, they rarely come into direct contact with each other, and even though their ranges overlap for over thousands of square of kilometers, but they never hybridize in natural conditions. But artificially, it is possible to make some hybrids, right? So this is one kind of the ecological isolation. In another example, I will tell you the ranges of two toads. You know, so if you look at the classification of the amphibia, there are different type of toads, right? So toads, and there is a difference between the toad and frog. Okay, so you must know about that. The ranges of two toads, that is Bufo woodhousei, Bufo woodhousei, and Bufo americanus, they overlap in some areas. Although these two species can produce viable hybrids, understood? They usually do not interbreed because they utilize different portion of the habitat for breeding. Bufo woodhousei prefer to breed in the streams, but Bufo americanus, they breed in the rainwater that puddles. Okay, so this is kind of behavior. So one example I have told you about the lions and tigers, and another about the toads. Okay, so it is about the different habitat they share. Next one, the behavioral isolation, because of the different courtship rituals, right? So ecological isolation, this one, and behavioral isolation, I will tell you. Behavioral isolation, it means the different courtship and rituals. So there are courtship and mating rituals of some groups of animal, right? So do you share the courtship rituals? If you consider marriage is a courtship rituals, it is then. Okay, and there is a courtship rituals in the Drosophila also. There is some brain sex in there. Okay, so this is not a courtship rituals, but the courtship ritual is something which is related to the mating process. Okay, so there are courtship and mating rituals in different groups of animals. So related species of organism, they, such as in case of birds, you may find different kind of rituals. Okay, they actually differ from each other. Okay, so species they avoid mating with members of the wrong species in varying ways. Every mode of communication, they are imaginable and appears to be used by some species. So difference in visual signals, they are common. However, other types of animal rely more on the sensory modes for communication. Many species such as frogs, the birds, and the variety of insect, they use sound to attract mates. Okay, but in case of birds, there is some dancing, some songs, mating songs as well, and that in case of weaver bird or trailer bird, they create a fantastic nest, right? So one example that in Galapagos Island, the blue-footed boobies, okay, they select their mates only after an elaborate courtship display. This male is lifting his feet in a ritualized high step that shows of his bright blue feet. वो क्या करते हैं, वो ब्लू फुटेड बूबीज, मैं लिख रहा हूँ ये पे नाम, गूगल में ये पे सर्च करके देख लेना, ठीक है? वो ये इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि क्लासिकल जूलॉजी और जो भी है, जो हमारे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका अगर फिगर से अगर देखोगे, यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. सो ब्लू फुटेड बूबीज मतलब उसका फुट जो है वो ब्लू होना चाहिए. तो वो कैसे दिखाते हैं? तो फुट को वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट कर देता है, राइट? एंड दिस डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ द टू अदर स्पीसीज ऑफ बूबीज that occur in the Galapagos Island, they are very different, okay, as in their color also, okay.
So it is one kind of very interesting courtship rituals. And other, in case of birds, you may find different type of mating calls and वगैरह वगैरह. Okay. एंड इसके अलावा बिहेवियरल आइसोलेशन में अगर देखोगे तो फेरोमेन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट. तो some species they rely on the direction of the chemical signals which is known as pheromone, and the use of the pheromone in I'm taking an example from moth. The moth has been particularly well studied, that's why. So when a female moth they are ready to mate, they emit a pheromone and that males can detect the great distance. Okay. The species of the moth they can differ in pheromone they produce. Either they differ in the chemical compounds, or if they are using the same compound, or proportion may be different. If you are using the same compound, the proportion they are maybe different. Okay. And some species they uses electroreception. Electroreception अगर example आएगा तो African and Asian electric fish, African and Asian electric fishes, they show some electric signals. They discharge some electric signals to communicate between the social interaction, right? So these are the various type of behavioral rituals. Okay, so now we'll see some slides and some figures as well. Ecological explanation already I have told you. Okay, तो यहाँ पे selection के mode of selection already I have told you in the last day, right? Or day before the last day. तो ये नोट कर सकते हो, habitat isolation, behavioral isolation, temporal isolation, mechanical or chemical isolation. These are different things. Okay. ये नोट कर लो थोड़ा सा. ये हो गया, बोलो. ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है. ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको शेयर भी कर दूंगा. डोंट वरी, स्लाइड से पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इसको एक्सप्लेन भी करना है. ओके ना. टेम्पोरल की बात, टेम्पोरल मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बोल दिया हो, बोलो. टेम्पोरल मतलब species breed different time. yes, they breed at different time. So in case of plants it is very common. Okay, so two species of wild lettuce, you know that what is lettuce? One is two species of lettuce, मैं लिख देता हूँ, बाद में भी देख सकते हो. lettuce एक है लैक्टुका ग्रैमिनिफोलिया और लैक्टुआ कैनाडेंसिस. they actually grow together along the roadside throughout the southeastern United States. The hybrids between these two species are easily made experimentally and they are completely fertile. But these hybrids are rare in nature because ये जो ग्रामिनिफोलिया है ये अर्ली स्प्रिंग में इसका ब्लूमिंग होता है, और जो कैनेडियंसिस है ये समर में होता है. तो कोई चांस ही नहीं रहता. एक्सपेरिमेंटली दे कैन प्रोड्यूस सम वायबल ऑफस्प्रिंग, एक्सपेरिमेंटली हो सकता है, लेकिन नेचुरली कभी नहीं हुआ, राइट.
So when their blooming periods overlap, as happens some occasionally, the two species do form the hybrids, which may become locally abundant. So many species of closely related amphibians, they also have different breeding season that prevent hybridization. Okay, so this is some example of temporal isolation. Okay. Mechanical isolation. Next, we'll be talking about the mechanical isolation. Already I have discussed. So it may be some structural differences between some related species of animals. Okay, that actually prevent the mating. Okay, so copulatory organ के बीच हो सकते हैं. In case of many insect and other arthropod groups, the sexual organ, particularly those of the male, are so diverse that they are used as primary basis of distinguishing species. तो इसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स है इसके बीच में भी ये होता है. ठीक है, मैकेनिकली वो देखो बर्ड्स और डिफरेंट जो बीज वास्प ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर में जाते हैं, राइट. तो ये तो होता है कि इसका पोलन इसके कोई बॉडी पार्ट्स में अटक गया हो और दूसरे जो फ्लावर है उसके उधर गया हो. ठीक है, तो फिर भी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिकल आइसोलेशन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ गैमेट फ्यूजन. देखो जो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. यू नो दैट. और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. इफ यू सी द स्टारफिश, राइट, तो इकार्नोडर्माटा और स्टारफिश, ओके, बेसिकली सी अर्चिन, दे आर वेरी सी अर्चिन, इसके ऊपर बहुत सारे काम होता है. ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए. तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है बहुत सारे एम्फीबियंस वगैरह, वो उसका गैमेट रिलीज करते हैं वाटर में, राइट. तो बहुत सारे गैमेट्स है और इसमें मतलब 2-3 अलग अलग स्पीसीज का गैमेट है और ओवम इसमें है. ठीक है, तो ये सेम स्पीसीज का ही करेगा क्योंकि केमिकल अट्रैक्टेंट, राइट. सो केमिकल अट्रैक्टेंट भी इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पे अगर केमिकल अट्रैक्टेंट सेम नहीं हो रहा है तो वो फ्यूजन ही नहीं होगा गैमेट का. सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द गैमेट फ्यूजन. ओके, हुआ. नाउ ये हुआ था प्री जाइगोटिक, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के पहले. नाउ पोस्ट जाइगोटिक. स्टूडेंट्स, डू यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Any problem? If you have any problem, please tell me. Now, post isolating mechanism, post zygotic isolating mechanism. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बोलो? फॉर्म होने के बाद. यस, तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद तभी हो जाता है ये पोस्ट जाइगोटिक. तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, जाइगोट मतलब इट्स फेज टू डेवलप नॉर्मली. इसके दो ये है, एक हाइब्रिड इनवायबिलिटी, मतलब जाइगोट प्रोसीड बाय ऑफस्प्रिंग विल नॉट survive, and hybrid sterility. Hybrid is healthy but it is sterile. एक होता है hybrid will not survive और दूसरा होता है hybrid is healthy but it is sterile. If you see the mule, it is sterile. Or if you see the any tiger or liger, it is sterile. Okay. जो स्लाइड पे इस पर देखेंगे थोड़ा, उसके फिर मैं डिस्कस करूँगा. तो देखो यहाँ पे पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स, इट कैन बी एक्सटेंसिव, दैट इज इकोलॉजिकल इनएबिलिटी. हाइब्रिड्स डेवलप नॉर्मली बट सफर डिक्रीज वायबिलिटी. सो ये पहले बोल चुका हूँ मैं.
behavioral sterility. Hybrids have normal gametogenesis but suffer lowered effective fertile because they cannot find mates. ओके तो मेट ही नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसके अलावा भी. Hybrids might have an intermediate courtship. एक सेकेंड. ओके सो देखो तो hybrids might have an intermediate courtship behavior unattractive to individual of the opposite sex. ठीक है तो वो दो स्पीसीज का उसका कैरेक्टर उसमें है तो उसका जो कोर्सिव बिहेवियर है होगा वो भी क्वाइट सो वो ऑपोजिट जो सेक्स होता है उसमें ये नहीं उसका अट्रैक्शन होगा. ठीक है. इंट्रिंसिक बैरियर ये तो एक्सट्रिंसिक मतलब एनवायरमेंटल जो फैक्टर है. Intrinsic barriers, hybrid inability. Hybrids have developmental defects causing full or partial inability. Hybrid sterility, physiological sterility. Hybrids suffer developmental defects in the reproductive system. Very easy, right? Behavioral sterility जो है hybrids suffer a neurological defect that renders them fully or partially incapable of courtship. ठीक है. So these are the different things which preventing producing in the viable offspring. So these are the different type of isolating mechanism. Okay, now we'll briefly discuss about these two types. Okay, as well as the examples. The example is very important. किसी भी जगह वो दे सकते हैं as well as very interesting, right? So post zygotic isolating mechanism. तो इसमें देखो कि लेपर्ड फ्रॉग बोलता है एक लेपर्ड फ्रॉग जो है राना पापियंस कॉम्प्लेक्स. ओके ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट दे आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज. ओके दे एज्यूम फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल स्पीसीज. सो however they revealed that although the frogs appear similar, successful mating between them is rare. Okay, successful mating between them is very rare because the problem is that they occur as the fertilized egg develop. Because that occur as the fertilized egg development. So many of the hybrid combination they cannot be produced even in the laboratory. Okay, तो इसमें ये होता है राना पापियंस कॉम्प्लेक्स. और यू नो दैट हॉर्स और डंकी के बीच होता है मैटिंग, फर्टिलाइजेशन होता है. म्यूल जो होता है वो F1 हाइब्रिड्स होता है, राइट? सो यूजुअली म्यूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इफ एन F2 ऑफस्प्रिंग डज रिजल्ट देन इट कैन नॉट. यदि अब ऐसे भी हो सकते हैं कि F1 अगर शायद वो हाइब्रिड वो उसका हाइब्रिड हो सके तो F2 कभी भी नहीं होगा. ओके F2 कभी भी नहीं होगा. सो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में और भी कुछ है जैसे जाइगोटिक मोर्टेलिटी है, ठीक है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, इसके बारे में हम लोग तो बात कर चुके हैं. ठीक है. नाउ स्पीशिएशन कैसे होता है, इस व्हाट आर द कॉजेस, ये सब हमने देख लिया है. कुछ फैक्टर जो स्पीशिएशन में बहुत सारे इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो दैट व्हाट इज म्यूटेशन स्टूडेंट्स? हाँ, sudden change in genetic material. तो कुछ चेंजेस होता है. इट कुड बी इन न्यूक्लियोटाइड लेवल और द क्रोमोसोमल लेवल, राइट? रिकॉम्बिनेशन, डू यू नो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स? व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? Exchange of genetic material.
गया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सो एडेप्टेशन, ऑफ कोर्स एडेप्टेशन प्लेज अ वाइटल रोल। नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पॉलीप्लॉइडी, yes, polyploidy also, and isolation. These factors they actually influence the speciation. Polyploidy, what is polyploidy? Increase in the number of the chromosome or chromosome sets is increase in the number of the chromosome or chromosome sets, that is called the polyploid, right? And the polyploidy that doesn't occur commonly in the animals. Okay, it actually naturally it is seen in the plants. Okay, so the additional chromosome in any animal are mostly very lethal. Okay, so plant evolution के केस में ये बहुत important रोल प्ले किया है प्लांट के केस में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड्स देख लेते हैं। देखो, मोड्स ऑफ स्पीशीज क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस क्या है? इट इज इवोल्यूशनरी स्प्लिटिंग इवेंट वेयर अ पेरेंट स्पीशीज स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज विच फॉर्मिंग अ क्लैड। ठीक है, पेरेंट स्पीशीज दो अलग अलग हो रहे हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्लैड। सो दिस इज नोन एज क्लैडोजेनेसिस। जब मैं पहले चैप्टर पढ़ाया था जो कि टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन दोस्त, तो इसमें मैंने क्लैडोजेनेसिस के टर्म लिया था। ज़रूर अगर किसी का याद है तो फाइन, अदरवाइज याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं। एनाजेनेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज phyletic transformation. It is a process in which species gradually acclimating change and eventually become sufficiently distinct from its ancestor form. Okay, so यहाँ पे ऐसे क्लैडोजेनेसिस होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ट्री ब्रांचेस, एक कॉमन एंसेस्टर, दो अलग अलग स्पीशीज, इससे और, ठीक है, इससे और ऐसे करके एक ट्री जैसा फॉर्म होता है, राइट। तो इसमें मान लो यहाँ पे हुआ, ये अगर दो फॉर्म कर दिया, ये इससे यहाँ पे डाइवर्स होके ये दो फॉर्म कर, दिस इज क्लैडोजेनेसिस, राइट। इट इज कॉमनली क्लैड। सो नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सम आर एलोपेक्टिक, सम आर पेरिपेक्टिक, पैरापेक्टिक एंड सिम्पेक्टिक। और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये ध्यान से समझ लो, व्हाट इज एलोपेक्टिक, सिम्पेक्टिक, पैरापेक्टिक एंड ऑल। ओके, so allopathic means original population is here. Okay, it is separated by the geographical barrier and some maybe there's a geographical barrier की वजह से there will be some reproductive isolation and two new species will be formed. So allopathic speciation, इसमें से allo means अलग, right? So it is referred as the geographical isolation. इसके कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन और आइसोलेशन के वजह से ये होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, सेपरेटेड, तो ये अलग हो गया। उसके पीछे मैकेनिज्म वो तो सारा बता दिया, उसमें बहुत सारा होगा। ठीक है, सो वेरियस जियोग्राफिकल चेंजेस कैन अराइज फॉर्मेशन सच एज माउंटेन्स, आइलैंड्स, बॉडीज ऑफ वाटर, ग्लेशियर। तो मान लो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे एक लैंड था, अचानक से यहाँ पे एक माउंटेन हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे भूकंप हुआ है, भूकंप होने के बाद बहुत सारे प्लेट जो है वगैरह है वो मैकेनिज्म, तो उससे ये दो पार्ट डिवाइड हो गया। पैंजिया, पैंथेला सब वगैरह था ना, ऐसे कुछ। सो यहाँ पे अलग हो सकते हैं। वाटर बॉडीज के, अगर वाटर बॉडीज ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो साइड का जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज मिल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो फिजिकल इम्पोर्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर एक मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वेरल्स एंड द ग्रैंड कैनियन, व्हेन एरिजोनास ग्रैंड कैनियन फॉर्म,
squirrels and the other mammals that had once been part of a single population, they could no longer contact and reproduce with each other across the new geographic barrier, and they could not longer interbreed. The squirrel population is underwent allopatric speciation, and today to several squirrel species they inhabit the north and south rims of the canyon, ऐसे करके। और ये भी हो सकता है, एक और मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, एलिगेटर, राइट। वो एलिगेटर अगर देखोगे चाइना और यहाँ पे अमेरिकन, दिस आर क्वाइट डिफरेंट, ओके। सो डिफरेंट पोजीशन के डिफरेंट तरीके से ऐसे बनता है। और पैराडाइज किंगफिशर ये है न्यू गिनिया के, वो भी ऐसे ही रीजन में डिफरेंट हो चुका है। पैराडाइज किंगफिशर बहुत बढ़िया ये वर्ड्स है, पैराडाइज किंगफिशर, ओके। बहुत सारे चीज़ है इनमें से, तो जितना भी हो रहा है मैं करने के यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो पेरीपेट्रिक। तो ये क्या हुआ, पहले हम लोग देखे हैं एलोपेट्रिक, नाउ पेरीपेट्रिक। Peripatric, it is a mode of speciation in which a new species is found from isolated peripheral population. तो peripheral population मतलब एक population है, उसका peripheral region से वो अलग हुआ चुका है, ठीक है। तो when a small group of individuals they breaks off from the larger group and form a new species, they known as peripatric, and they become reproductively isolated, right? So here it is an original population, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा ये थोड़ा सा आइसोलेटेड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दे बिकम आइसोलेटेड एंड दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ओके। सो इट एक्चुअली रिजेंबल्स द एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एट द पेरिफेरी, एंड ऑलमोस्ट इसका जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द एलोपेट्रिक स्पीशीज एंड द पेरिपेट्रिक स्पीशीज इज दैट one group is much smaller than the other, because in case of peripatric speciation the group is much smaller than this one, but in case of allopatric speciation there is no such differences. Maybe one group is larger than the other, but here it is extremely small, okay. So unique characteristic of the smaller groups are passed on to the future generation of the group, okay, so making those traits more common among the group and distinguishing from the others. A small group of member of inhabiting at the peripheral region of the range, they undergo reproductive isolation. ये बात ध्यान में रखना, ओके। ओके, तो ये हो गया। ये डिफरेंस, ये पॉइंट नोट डाउन करो, यहाँ पे ज़्यादा से स्ट्रेस दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द peripatric and allopatric, okay. Peripatric can be distinguished from allopatric by three key features: strong selection caused by the dispersal, colonization of novel environment, and the effect of genetic drift on small populations. And it is very clear picture, okay, you can see here. Now peripatric, okay. So peripatric speciation often that happens when a part of an environment has been polluted or become different in nature. So in peripatric speciation, a species is spread out over a large geographical area. Understood? A large geographical area के बीच हो सकता है. It separates adjacent population. It separates actually adjacent population. So peripatric speciation take place when a population of the species enter a new niche or habitat. Okay. Basically, the genetic isolation that lead to the reproductive isolation. यहाँ पे फिगर है, देख सकते हो। This one. So original population divergence across a
सो हाइब्रिड जोन यहाँ पे हो गया ना, दो एडजेसेंट दो स्पीसीज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यह है पैरामेट्रिक। नाउ सिम्पेट्रिक, यू ऑल नो दैट व्हाट इज सिम्पेट्रिक। सिम मतलब ये बोलो, सिम्पेट्रिक मतलब, सिम मतलब टुगेदर, राइट, टुगेदर, और पेट्रिक मतलब नेटिव लैंड। तो ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन दे बिकम बोलो isolated, right, from the original land. A small segment or of the original population they become isolated, and symmetric speciation is the formation of a new species within a single population. That is the most important thing. It is a within a population formation हो गया, okay. So new population they are living within the range of their ancestor, within the ancestor. So here you can see the isolation, and within a population there is a separate population, okay. So speciation is very, and this sympatric speciation is very controversial, okay. And some scientists actually they don't believe it exists. Sympatric speciation they occurs when there is no physical barriers preventing any member of a species from the mating of with another, okay, and all member they are in close proximity to one another. The term actually it was invented by the Bolton in 1904. So ये समझ में आ गया। And the sympatric association is quite common in the plants due to the polyploidy, ठीक है। जो polyploidy बात मैंने बोल चुका हूँ न, in this figure it is quite clear, okay, very much clear how two different species, how a species is found inside the species. So now some difference between the allopatry and sympatry, and you can easily differentiate them. So sympatric species does not require large scale geographical distance, you all know that, but in case of allopatric speciation there is some geographical barrier, right. So in case of sympatric the new species arise within the range of the parent population. Secondly, in sympatric speciation gene flow may continue for a number of generations of the population have become separated, क्योंकि उसके अंदर ही है ना. So whereas complete isolation arises between the population in the allopatric में नहीं, वो जीन नहीं जाएगा, ठीक है. तो इस फिगर के द्वारा तुम पूरे के पूरे चीज़ देख सकते हो. एलोपैट्रिक फिजिकल बैरियर दो अलग अलग हो गया, देखो जेनेटिकली दे आर डिफरेंशिएटेड, ओके. तो जो स्पीसीज होगा वो नहीं इंटरप्रेट करेगा. देन व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पेरिपेट्रिक मतलब वो यू कैन सी देयर ये पेरिपेट्रिक के द्वारा पेरिपेट्रिक यहाँ पे पेरिफेरल रीजन से देखो, ठीक है, और ये डिफरेंशिएटेड हो गया. नाउ स्पीसीज इवॉल्व इन आइसोलेटेड नीचे. पैरापेट्रिक में देखो न्यू नीचे हैबिटेट जेनेटिक डिफरेंस हो गया, ठीक है. सिम्पेट्रिक विद इन अ पॉपुलेशन एंड दे आर डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट, राइट. तो ये एक होता है इसमें. सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जनरली पॉलीप्लोइडी जिसमें होता है, जो हुआ है किसमें, प्लांट के केस में. प्लांट के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि प्लांट के केस में एक्चुअली होता है क्या है. शिट. वाइल्ड वेट ट्रिटिकम टर्जिडम ये 2n इक्वल्स टू 28 है, और ट्रिटिकम टॉसल इसका है, वो भी वाइल्ड वेट है, वो है 2n इक्वल्स टू 40. जो स्टेराइल हाइब्रिड हो रहा है वो हुआ 2n इक्वल्स टू 21, डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर नाउ 2n इक्वल्स टू 42, एंड इट इज नथिंग बट ट्रिटिकम एस्टिवम, ओके. इट इज, तो ये सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के थ्रू हुआ है. सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो क्या है, ब्रेड वेट, ठीक है. ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड वेट. Okay, so understood students what I mean to say? समझ में आ गया, बोलो.
Now I am asking a question and please tell me the answer. Two population of squirrels. They evolved across two regions. They are separated by the large geographical area or barrier, and over the long period of time, these populations are reproductively and geographically isolated from each other. This is the example of the sympatric speciation, allopatric speciation, or peripatric or artificial speciation. बोलो आंसर क्या होगा? Allopatric. Yes, allopatric. Okay. So what is required for the sympatric speciation? One, geographical isolation. Second, inbreeding. Third, rapid environmental functions. Four, reproductive isolation. बोलो 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 बोलो. Please, doctor. सिंपेट्रिक वो स्पीशीशन के लिए क्या चाहिए होता है बोलो? Reproductive isolation. है एग्जैक्ट, वेरी गुड. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन उसका चाहिए होता है. ठीक है, वेरी गुड. ओके. सो मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन में देखो, एसोसिएटिव मैटिंग, reinforcement, selection, sexual selection, and polyploidy. They plays vital role as I already have discussed. But associative mating मतलब क्या है? Do you know? देखो, it is a mating pattern and form of sexual selection in which individual with a similar phenotype mate with one another more frequently than would be expected under a random mating pattern. Okay, ये साइज, स्किन, कलर्स एंड तो चूजिंग पेपर चूजी, ठीक है. साइज, स्किन, कलर्स एंड पिगमेंट, दिस आर द थिंग्स. रीइंफोर्समेंट्स, तो इसके सेक्सुअल सिलेक्शन में अगर कोई ऐसे चूज करके हो रहा है सिलेक्शन, तो मतलब एक तो ऐसे देखो, ये रैंडम मैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये नॉन रैंडम मैटिंग कर रहे हैं, तो इसके यही होगा मतलब जो मतलब वो सिलेक्टिव चूज ही हो गया एक ही तरीके से. और नॉन रैंडम मैटिंग में क्या हो रहा है देखो, अलग अलग स्पीसीज से वो मैटिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो जिस किसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा? ऑफकोर्स जो रैंडम मैटिंग कर रहे हैं, राइट. Reinforcement is the process of species by where pre-zygotic isolation is enhanced by the natural selection against the hybrids between the two population of the species. It is very easy. Okay, this idea was developed by Alfred Russel Wallace and it is referred as the Wallace effect. तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. देखो, नेचुरल सिलेक्शन स्पेसिएशन के लिए क्या काम आता है, ठीक है. The occurs in the random mutation arise in the genome of an individual organism and offspring can inherit such mutation. And already you know that the mutation, it can lead to the new speciation. Now, sexual selection, some are sexual selection, intersexual or intersexual selection, you know that already I have told you. Polyploidy, you know that. Okay. So, and there are some insect as a model of the evolution, उसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, मतलब कैसे वो होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है. तो ये पढ़ने के लिए मैंने दिया है, वो एक बार देख लेना. बहुत सारे इंसेक्ट का स्टडी दिया है, ठीक है, उसके ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू. सो इज इट टू मच, और मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँ? बोलो बोलो. बोलो. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है पता है? एनीवन? व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? The natural random and directionless change in the allele frequency simply as a result of the chance from one generation
to the next generation in a population is called the genetic drift. समझ में आया? कुछ समझ में नहीं है, राइट? एलील फ्रीक्वेंसी, मान लो एक पॉपुलेशन है, मान लो MNO ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, राइट? तो MN ब्लड ग्रुप इसमें है M एलील, मतलब MN और N, ठीक है? तो M मतलब खाली एक एलील नहीं हो सकता है, MM, MN और NN। फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब FA से फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने मात्रा में है पूरा पॉपुलेशन में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? सो द नेचुरल रैंडम एंड डायरेक्शनल चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी simply as a result of chance from one generation to the next generation in a small population is a population is called genetic drift. So it is nothing but it is the breakage of a gene pool. Okay, so in small population there is a good chance that some individual will fail to mate successfully purely by chance, for example because of the failure to find a mate, and this may result in the lowered per capita birth rate. Okay, if an individual that fails to mate possesses a rare gene, that genetic information will not be passed on the next generation and resulting in loss of genetic diversity in the population. मान लो किसी के पास एक डिजीज है, ठीक, मान लो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट है, उसका हाइट है 3 फीट, पॉपुलेशन में ऐसा नेचुरली कोई उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, तो उसके अंदर जो जीन है वो पॉपुलेशन में बाहर हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो ये मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी एक पॉपुलेशन का भी चेंजेस हो रहा है। सो चांस इवेंट कैन ऑल्सो कॉज द एलील फ्रीक्वेंसी टू फ्लक्चुएट अनप्रेडिक्टेबली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, स्पेशली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हो सकता है? इसका कॉज क्या है? रैंडम डेथ बाय एनी डिजास्टर, कोई भी एक डेथ हो गया, पूरा पॉपुलेशन का आधा ये हिस्सा खत्म, तो इसके वजह से हो सकते हैं। माइग्रेशन के थ्रू किसी भी पॉपुलेशन की ये कुछ स्पीसीज और यहाँ पे चला गया, ये भी एक हो सकता है। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए 2 इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज बॉटलनेक इफेक्ट एंड अनदर इज फाउंडर इफेक्ट। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, मैं और एक्सटेंड करो कि नहीं, तुम लोग ये भी नहीं बता सकते कि येस और नो, राइट? आंसर तो दे ही नहीं सकते हो और ये भी नहीं बता सकते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं। ये बोलने की कोई क्षमता भी नहीं है। तो मैं कंटिन्यू करूँ क्या नहीं, बोलो।